हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, यहाँ पर सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, मेन कोर सब्जेक्ट हैं, वो आपको अवेलेबल है इस चैनल में। वो भी मेन बेसिक जो इसका आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सीबीएसई का तो सारे चैनल्स बताते हैं, लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें सीबीएसई के साथ साथ आईएससी को भी प्रेफरेंस दिया गया है और आईएससी के टॉपिक्स पे भी फोकस किया गया है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नए नए लेक्चर के साथ, और पूरे साल आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ ये चैनल मिलता रहेगा, इसके वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉन हाफ फैक्टर। देखिए बच्चों, अभी तक आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने जो कितने टोटल 6 लेक्चर दो बता दिए। 7th नंबर लेक्चर आज है आपके पास, तो 6 नंबर लेक्चर तक आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, साथ ही साथ ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, साथ ही साथ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये टॉपिक आपके लेक्चर नंबर 6 तक हो चुके हैं। आज आपके पास इसका जो लास्ट टॉपिक वॉन हाफ फैक्टर है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वॉन हाफ फैक्टर से रिलेटेड है। ये क्या है एक्चुअल में, तो इसी पे हम लोग को बात करनी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉन हाफ फैक्टर क्या है, कहाँ इसका यूज होगा, क्या कैसे, तो सारी चीजें इसी पर हम लोग को बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आया एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास एक्चुअल में क्या है, अब जैसे हम लोग देखते हैं KCl है, NaCl है, हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। KCl को अगर एक सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो K+ और Cl- में ब्रेक होता है। वहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो KCl था वो टोटल एक पार्टिकल था, लेकिन जब उसमें डिसोसिएशन कराया गया तो वो एक पार्टिकल से दो पार्टिकल में ब्रेक हो गया, यानी K+ और Cl-। तो यहाँ पे जो मैटर आया कि डिसोसिएशन का केस आ गया। कई बार हम लोग और भी एग्जांपल ऐसे लेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनॉल है। तो इनमें भी हम लोग ये क्या देखते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करने लगेंगे, और एसोसिएशन की वजह से ये लोग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे। जैसे अभी KCl में डिसोसिएशन हुआ तो बढ़ गए, एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों पे हमको बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से होगा, या इसी चीज को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे, क्योंकि मोलर मास कहीं ना कहीं इसका चेंज होने वाला होता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास है क्या, कह रहा है कि एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज समटाइम्स कैलकुलेटेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड से हम लोग कई बार एबनॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट का निकालते हैं। वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। मेरे बच्चों, ये बात आपको हमने बताई थी कि ये जो क्वेश्चन है MCQ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हेंस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, यानी जो मोलर मास है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एबनॉर्मल मोलर मास आया कैसे, क्यों होगा, कैसे होगा, इस पे भी बात होनी है। तो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। कह रहा है कि ये एबनॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट का तब आएगा जब जो मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट है, वो आपका या तो डिसोसिएशन शो करेगा या एसोसिएशन शो करेगा।
अब डिसोसिएशन कौन शो करेगा, एसोसिएशन कौन शो करेगा, कौन से मॉलिक्यूल्स इस चीज पे आएंगे, उस पे भी हम लोग को बात करनी है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होंगे सारे के सारे आपके डिसोसिएशन शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनमें उनके एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और जब अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में हो जाएगा। लाइक 2KCl को अगर आप ब्रेक करते हो, या फिर KCl भी ले सकते हो, KCl को ब्रेक करिए तो K प्लस और Cl माइनस में ये जा रहा है। तो KCl में K प्लस Cl माइनस, यहाँ पे देखिए आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए 2, और यहाँ पे टोटल 1 था। इसी टाइप से K2SO4 को ब्रेक करिए, K2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो K2SO4 की यही सेम पोजीशन हो रही है, ठीक, 2K प्लस SO4 डबल माइनस। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर 3 हैं, इधर 1 है। तो यही सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सॉलिड एज सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोर आयंस आर फॉर्म्ड, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसे कि अभी हमने बताया। हेंस मोलर मास ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेस एज कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाएगा। लाइक दिस KCl 1 मोल है H2O सॉल्वेंट में, इसको डिसॉल्व करिए तो K प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो गए। कितने मोल्स आ गए, 2 मोल हो गए। तो मोलर मास ऑफ KCl विल डिक्रीजेस कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन, इसी टाइप से कह रहा है कि अगर एसोसिएशन का केस आता है, डिसोसिएशन के केस में तो आपको बता दिया गया कि पार्टिकल्स ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलर मास उसमें डिक्रीज कर जाएगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर केस एसोसिएशन का है तो एसोसिएशन के केस में सॉल्यूट इन सॉल्यूशन द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे। मैंने कहा ना कि जैसे CH3COOH है, तो ये CH3COOH CH3COO का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे आपके पास ये होल ट्वाइस हो गया। तो ये देखिए 2 पार्टिकल्स, इसके 2 मोल थे, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 जो थे इसके 2 मोल थे, यहाँ पे एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल का मोल हो गया, ठीक। तो हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है और मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड इन बेंजीन अंडरगोस एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया कि CH3COOH जो होता है वो डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राइमर मतलब 3, ठीक, पॉलीमर मतलब N। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड जो होते हैं ये डाइमर बनाते हैं, ठीक। कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ये CH3 COOH, यहाँ से ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डाइमर फॉर्म शो कर रहा है, ठीक। ये हमारे पास एक तरह से क्या कहा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड इंक्रीजेस एज कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका डिसोसिएशन था और इथेनोइक एसिड का लिए हमारा एसोसिएशन था। तो एसोसिएशन किसका होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। डिसोसिएशन किसमें होगा, जिसमें आपका
इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि एक्चुअल में वॉन हाफ फैक्टर क्या है। तो वॉन हाफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इन 1880 वॉन हाफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई नोन एज वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ ने 1888 में एक फैक्टर ऐड किया, इंट्रोड्यूस किया, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते थे और यही आई जो था वॉन हाफ फैक्टर टू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कितने एक्सटेंट में वो एसोसिएशन हुआ, कितना उसका डिसोसिएशन हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसने अपना एक फैक्टर दिया जिसको कि हम लोग वॉन हाफ फैक्टर आई बोलते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल मतलब जो दिया वो गिवन होता है, एबनॉर्मल मतलब जो कैलकुलेट किया गया। I इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, जो कैलकुलेटेड मतलब जो मींस निकाली गई वो और जो गिवन है, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा I का फॉर्मूला एक और है, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कि जैसे सपोज करिए NaCl को आप ब्रेक कर रहे हैं, तो NaCl को जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो Na प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन, ये डिसोसिएशन के बाद है, तो डिसोसिएशन के बाद ठीक, तो यहाँ डिसोसिएशन के पहले 1 पार्टिकल है और डिसोसिएशन के बाद 2 है, यानी आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 2 और ये कितना है 1। ठीक, तो इट मींस I इज इक्वल टू 1। अगर I इज इक्वल टू 1 मींस सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वॉन हाफ फैक्टर I की 3 वैल्यू हुई, इट मींस I इज इक्वल टू 1, I इज ग्रेटर देन 1, I इज लेस देन 1। तो ये यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी। तो I इज इक्वल टू 1 मींस सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जो सॉल्यूट है ना तो वो डिसोसिएशन शो कर रहा है और ना ही एसोसिएशन शो कर रहा है। इट मींस वो सॉल्यूशन कौन हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन मेरे बच्चों हो सकता है C6H12O6 ग्लूकोज, जिसको कि आप प्यार से ग्लूकोज बोलते हो। क्या बोलते हो? ग्लूकोज। दूसरा हो सकता है सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक, जिसका ये फॉर्मूला आप लोग बहुत ही गहराई से जानते हो, C12H22O11। एक और हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, यूरिया। यूरिया, अब यूरिया होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है NH2CO NH2। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ना तो डिसोसिएशन शो करेंगे और ना ही एसोसिएशन शो करेंगे। ठीक, और इन सब में I की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ध्यान रखिएगा, इन सब के लिए I की वैल्यू 1 होगी। ठीक, दूसरा कह रहा है I इज ग्रेटर देन 1, I इज ग्रेटर देन 1, I जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी। किस केस में? It means solute undergo dissociation in the solution as ions are formed and number of particles increases। अब जैसे KCl है, KCl को जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो K प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुआ, इसका मतलब I इज इक्वल टू यहाँ पे 2। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है तो, पार्शियली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से K2SO4 की अगर आप बात कर रहे हो तो K2SO4 की अगर बात करते हो तो 2K प्लस SO4 डबल माइनस, यहाँ पे I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब है कि अगर पार्टिकल से डिसोसिएशन शो कर रहा है तो उसमें I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। वो एग्जांपल मैंने आपको दे दी। पार्शियल डिसोसिएशन के केस में यही वैल्यू परसेंटेज में आ जाती है। ठीक, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ठीक, वो उसका वैल्यू अलग हो जाती है। आगे कह रहा है इफ I इज लेस देन 1। ठीक, अगर I लेस देन 1 है मींस सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन।
सॉल्यूट क्या कर रहा है, अंडरगो एसोसिएशन दिखा रहा है। इन सॉल्यूशन एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ठीक, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, इनके केस में CH3COOH का केस होगा, C6H5COOH का केस होगा। कितने लोग आएंगे आज क्लास का? तो ये जो है इसमें I की वैल्यू लेस देन 1। ठीक, कह रहा है आगे, want a factor I is used in the formula as to calculate colligative property और molecular mass of the solute। और अब क्या करेंगे, want a factor को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे colligative properties में। colligative properties में इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई कैसे colligative property को निकालते हैं, इसके लिए I को हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे कैसे इंक्लूड करेंगे आइए जान लेते हैं इस चीज पे भी। ये है जैसे हमारे पास, तो पहला है हमारा रिलेटिव लोबरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप लोगों ने इसको जाना था, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB हुआ करता था। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या था, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हुआ करता था कि नहीं। ठीक, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो यहां पे आई लगेगा इंटू XB। ठीक, और XB की जगह पे आपको NB अपॉन Na प्लस NB आई। ठीक, और ज्यादा इसको आप ओपन करोगे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वांट हाफ फैक्टर किसके टर्म्स में था, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर के टर्म्स में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या गिवन है, I into KB into small m। दिस इज मोलैलिटी। ठीक, और मोलैलिटी को तो ओपन करके तुम लिखोगे कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो I यहाँ भी इंट्रोड्यूस हुआ है एज ए वांट हाफ फैक्टर। इसको भी याद रखना है अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक, MB इज इक्वल टू I 1000 into KB, ये आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, KB है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। उसी टाइप से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m। KF के बारे में आपको पता ही है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी गिवन होगा आपका न्यूमेरिकल में। और यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो MB इज इक्वल टू I इंटू 1000 इंटू KF अपॉन WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये WA जो है ये क्या है आपका, ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, इसी टाइप से ऑस्मोटिक प्रेशर के कंटेंट की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स की बात करेंगे तो उसमें आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में आएगा पाई इज इक्वल टू I C R T। ठीक, तो I इज इक्वल टू N B on V R T। ठीक, NB को आप पूरा ओपन करिए तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अगर मोलर मास निकालना है आपको तो MB इज इक्वल टू I इंटू WB, I इंटू WB RT अपॉन पाई इंटू B। ठीक, तो ये सब इंट्रोड्यूस होके आया, ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और इन्हीं की हेल्प से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में जो एग्जाम आएंगे आपके
और एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है, तो वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस बार तो आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों में ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन गिवन था। एनसीईआरटी में जो 33 नंबर क्वेश्चन था वो सीबीएसई में आया था, और उसी जगह पे एग्जांपल जो था लास्ट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट एग्जांपल जो कि आईएससी में आया था। तो इस चीज को आपको देखना है। वो भी एसोसिएशन के केस का एग्जांपल था जो आपको बेंजोइक एसिड का न्यूमेरिकल आया था एग्जाम में आईएससी के 3 मार्क्स में वो था और 3 मार्क्स में वो था। तो इस चीज लिए आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फार्मूलास को आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर फार्मूले कौन से याद करें। तो फार्मूले आप इसी तरह के याद कर सकते हो, इन्हीं फार्मूलेस की हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग हालांकि आगे की और न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस क्या है इस पे भी बात करेंगे हम लोग 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें कई बार परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन दोनों को ही निकालना होता है। तो इसलिए पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस पे। तो सपोज करिए हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन सपोज करिए हमारे पास AB है कोई कंपाउंड, और AB को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। डिसोसिएशन का मतलब है कि वो अपने A+ और B- में ब्रेक हो रहा है। तो अब इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो इसका सपोज करिए इसका इनिशियली 1 मोल होगा, तब ये 0 0 होगा। लेकिन अगर आफ्टर टी टाइम, ये बात किसकी थी, इनिशियल की थी, ठीक। लेकिन आफ्टर टी टाइम क्या हुआ, सपोज करिए इसके 1 - अल्फा मोल डिसोसिएट हो, अल्फा मोल यहाँ से डिसोसिएट होंगे, तो जितने डिसोसिएट उतने ये बनेंगे। टोटल मोल क्या आ गए, टोटल मोल जरा बताइए, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, आप तो जानते ही 1 + अल्फा, ये आ गया टोटल मोल्स 1 + अल्फा। अब आई का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2 पार्टिकल्स आ रहे थे, यहाँ पे 1 मोल लिया गया था, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग n मोल की बात करेंगे, ठीक। तो n में क्या होगा भाई, यहाँ से अगर अल्फा डिसोसिएट तो यहाँ n मोल्स बनेंगे, तो 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, यहाँ पे n की बात कर रहा है। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I = जस्ट अ मिनट पहले आपने ये फॉर्मूला देखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक। ये आपने किया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूले पे हमने वैल्यू रखी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे रखोगे I = तो अगर 2 पार्टिकल का केस है तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, 1 + अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1। तो I = 2 पार्टिकल के केस में क्या आ गया, 1 + अल्फा, तो अल्फा = क्या आ जाएगा, I - 1। लेकिन अगर यही n मॉलिक्यूल का केस है, ये तो 2 पार्टिकल का केस था, अगर n पार्टिकल्स का केस है तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा = I - 1/n - 1। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा = I - 1/n - 1। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। 100% डिसोसिएशन है अगर इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा 100% है, इट मींस वो 1 है, सो I = n। अगर 100% पूरा डिसोसिएशन हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो भैया वो 100% ही डिसोसिएट होगा, चाहे वो K2SO4 हो, NaCl हो या KCl हो, व्हाटएवर कोई भी हो, वो तो भैया 100% डिसोसिएशन होगा। सपोज करिए Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा। तो ध्यान से देखिए, 2 पार्टिकल्स इसके हैं प्लस 3 पार्टिकल्स इसके हैं, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ जाएगी, ठीक। I की वैल्यू 5, ठीक। तो ये आपका डिसोसिएशन का केस था। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, परसेंटेज इसी से आता है, ठीक। ये आपके डिसोसिएशन का केस था। इसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए CH3COOH, यही दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो CH3COOH इसके 2 मोल्स लिए, एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों पार्टिकल जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये हो गया मोल ट्वाइस, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे और यहाँ हो गया 1 मॉलिक्यूल, ठीक। अब हम लोग तो पर्टिकुलर
डाइमर ट्राइमर की बात करेंगे, लेकिन ये किसकी बात करेगा, पॉलीमर की बात करेगी। ठीक, तो अगर इसका 1 मोल है, इसके 0 होंगे। इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ जब t इज इक्वल टू 0 होगा, समझ रहे ना। तो इक्विलिब्रियम पे आया, एसोसिएशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से अल्फा मोल इसके एसोसिएट हुए, तो जितने एसोसिएट हुए उतने वहाँ पे अल्फा बाई n मोल्स बने। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ठीक, तो बॉन्ड फैक्टर I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन 1। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन, ठीक, इनटू यहाँ पे n भी होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, अगर n नहीं लाएंगे तो 1 माइनस n। तो इस तरह से ये आ गया। अब एसोसिएशन का केस है, देखिए डाइमर के लिए n इज इक्वल टू 2 है तो I इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर ट्राइमर का केस है तो n इज इक्वल टू 3 तो I इज इक्वल टू 1 बाई 3। और अगर पॉलीमर का केस है तो वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 बाई n हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये 2016 में आया हुआ है। An aqueous solution of cane sugar, an aqueous solution of cane sugar is isotonic with 1.754% aqueous solution of urea. Find the molecular mass of urea. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10% aqueous solution of cane sugar। अब यहाँ पे इसके आंसर को देखिए कैसे आप करोगे सॉल्यूशन इसका, तो इसको लिख लीजिए 10% कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहा है, मतलब यहाँ पे 10 ग्राम C12H22O11 है और इसका मॉलिक्यूलर मास मेरे बच्चों आप अच्छे से जानते हो 342 होता है। ठीक, 10% का मतलब है कि सॉल्यूशन कितने ml होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो 100 की बात करेगा। यहाँ कितना, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम। इधर आ जाइए, आइसोटोनिक विद, आइसोटोनिक की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी थी, क्या थी जरा बताइए, नहीं याद आ रही तो मैं बता दे रहा हूँ। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तब उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एक्वस सॉल्यूशन इसका है, तो इसका मतलब ये जो W है, W ऑफ यूरिया कितना है 1.754 ग्राम, ये भी 100 में ही होगा, इसलिए 100 तो खत्म, उससे कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा, N1V1 अपॉन N2V2 होता था, ये किसके लिए था याद करो, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C2, उसके भी पहले पाई1 इज इक्वल टू पाई2, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक, उसी से निकल के आया C1 is equal to C2, N1 upon V1 is equal to N2 upon V2, ये निकल के आया। अब इसको और भी सॉल्व किया गया तो W1 upon M1 is equal to W2 upon M2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 upon 342 कर दीजिए, 10 upon 342, 100 भी रखोगे तो कैंसिल होना ही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। W2 कितना है 1.754 अपॉन आपको M2 निकालना है, तो बस नो गिला नो सिकवा, 1.754 into 342। कहते हैं केमिस्ट्री वालों की कैलकुलेशन बहुत कमजोर होती है, लेकिन देखिए मैं भी एक केमिस्ट्री वाला हूं, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए आंसर ले आइए, भरोसा ना हो तो आप सॉल्व करके देखिए 60 आएगी। ठीक, तो
तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास यूरिया क्या आ गया 60। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको परमानेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। हालांकि हमने ऐसा बोला तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट of a solution containing 0.3 gram acetic acid and 30 gram of benzene is lowered by 0.45 Kelvin। पूरी बाबा कैलकुलेट क्वांटा फैक्टर, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखने वाली चीज है फिर तो। KF भी गिवन है, फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सोचना कैसा, एक लिस्ट पीछे दिखाई थी आपको, उसी फॉर्मूले से, उसी लिस्ट से फॉर्मूला उठाइए, वैल्यू पुटअप करिए, आंसर पाइए। आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, वो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है मेरे बच्चों। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्वांटा फैक्टर निकालना है तो आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, ओपन करके रख दीजिए। और इस फॉर्मूले में इस न्यूमेरिकल का आंसर का टेस्टिंग मैं आप लोगों पे करूंगा, देखते हैं कौन कर पाता है। आई इंटू के एफ, के एफ की वैल्यू रखनी होती है आपको, स्मॉल एम को ओपन कर दीजिए, डब्ल्यू बी इंटू, चूंकि अब मेरे ख्याल से ग्राम में गिवन है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एम बी मतलब मॉलिक्यूलर मास भी आपको रखना पड़ेगा, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक। एसिटिक एसिड है, ठीक। एसिटिक एसिड फॉर्मूला आता होगा आधे से ज्यादा लोगों को, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो ऐसे लोग साइंस लेके बहुत अच्छा किए हैं, तो ऐसा करें जल्दी से इसको देख लें, कोई बात नहीं, 60 हम बता देते हैं, केमिस्ट्री वाले ही कैलकुलेशन तो अच्छी होती है। डेल्टा टीएफ आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या है, आई निकालना, क्वांटा फैक्टर आई। तो ऐसा करिए, आई इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू के एफ इंटू 1000। इसी फॉर्मूले में वैल्यू आपको रखनी है। आइए जरा रख देते हैं। डेल्टा टी एफ कितना गिवन है जल्दी से बताइए, 0.45 केल्विन इंटू एम बी कितना है, एम बी 60 है, 60 है इंटू डब्ल्यू ए कहाँ है 30 अपॉन डब्ल्यू बी 0.30 इंटू के एफ 5.12 इंटू 1000। वैसे तो इसका आंसर आपको हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके अप्रॉक्स आनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये सिर्फ आप जो एंटरटेनमेंट है, इस तरह का इंटरेस्ट आपको सिर्फ एक ही चैनल पे आ सकता है, वो है साउथ सिटी पीसीएमबी। बस आपको क्या करना है, नए लेक्चर के लिए फिर आपको इसको लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करते रहना है। और मत भूलिए मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।